चलिए विद्यार्थी, फिर आज हम लोग देखेंगे, इसमें हम लोग समझेंगे। थोड़ा सा मैं प्रयास करूँगा कि छोटा वीडियो हो, लेकिन गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग और विद्युत फ्लक्स, ये सारे टॉपिक को मैं एक बार क्लियर करूँ। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे अंदर कॉन्सेप्ट जगेगा और ये थोड़ा सा एक दूसरे को देख के, दोनों में अंतर को देख के हमें समझने का मौका मिलेगा। और मैं ना मिटारूं और सभी को मैं प्रूव कर दूं, इसके लिए आपको 1 से 1.5 घंटा टाइम देना होगा। चलिए ठीक है, देखिए, चलिए थोड़ा सा देखेंगे। ये प्लस आवेश की कल्पना कर रहे हैं, या इसको मैं समझूं कि यहाँ पे क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश है कि अपने चारों ओर इतना जो देख रहा है अपना एक प्रभाव दिखाएगा। प्रभाव कैसा होगा, तो इस रेखा में, इस दिशा में इस तरीका से अपने चारों ओर क्या करेगा, एक बल लगाएगा। ऐसा कल्पना की करें कि अगर हम परीक्षण आवेश की कल्पना करें और यहाँ पे इस तरीका से Q0 ले, तो जो Q0 होगा, यहाँ पे Q0 होगा, यहाँ पे जो Q0 होगा, यहाँ पे जो Q0 होगा, तो यहाँ से इसको दूर भगा देगा, यहाँ से दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि इस पर भी प्लस चार्ज है और इस पर भी प्लस चार्ज है, इससे दूर भगा देगा। तो बात क्या बना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो क्षेत्र का जो दिशा होगा, मैं सिर्फ दिशा का कल्पना कर रहा हूँ, तो बेटा इस क्षेत्र का दिशा ये होगा, इस आवेश का जो क्षेत्र है इसकी दिशा ये होगा, इसकी दिशा। तो ऐसे समझिए कि बल रेखाएं ये गुजरेगी, और बल रेखाएं तो उसी को कहते हैं ना जिस पथ से होकर परीक्षण आवेश चलती है। तो परीक्षण आवेश Q0 है, ये यहाँ से भाग रहा है। कि परीक्षण आवेश जब भाग रहा है, जो रास्ता बन रहा है, इस रास्ता को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इसका जो डायरेक्शन था, इस फिगर से सिर्फ हम डायरेक्शन बतलाने का प्रयास किया। तो बोलिए, विद्युत क्षेत्र का दिशा किससे तुलना किया जाता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा कहे चाहे बल रेखाएं की दिशा कहे, दोनों एक ही होता है। तो अब यहाँ पे एक बंद वक्र पृष्ठ की कल्पना किया, जिससे में एक गोला भी हो सकता है, टीना भी हो सकता है और एक सतह भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, रख दिया। क्या हुआ भाई? तो यहाँ से इससे होकर के रेखा गुजरेगी, इससे होकर के रेखा गुजरेगी, इससे होकर के जो रेखा गुजरेगी, रेखा गुजर गई। इसकी जो संख्या होती है बेटा, इसी संख्या को हम कहते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या हमने समझाया? बंद पृष्ठ से जो बल रेखाएं निकल रही है, उसकी जो संख्या होती है, उस संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ आ गया होगा? अब चलिए, तो विद्युत फ्लक्स को हम जब समझ गए, या हम परिभाषित कर दिए कि बंद पृष्ठ से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको बेटा फाई ई से सूचित करते हैं। तो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स बराबर होता है E D A cos। थोड़ा सा एक बताओ सीखेंगे। विद्युत फ्लक्स का भाग धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो थोड़ा सा एक बार समझेंगे। एक मान लिया जाए बंद वक्र पृष्ठ है, तो इसकी जो सतह होगी, इस सतह का डायरेक्शन होगा। तो इस सतह का डायरेक्शन को हम समझेंगे,
तो इस सतह का डायरेक्शन जो ये लंबवत होती है ये इसका डायरेक्शन होगा। मैंने क्या बताया, ये सतह है, इस सतह का जो लंब होती है यही इस सतह का दिशा होता है, यानी लंब को ही सतह का दिशा कहा जाता। तो अगर यहाँ से बल रेखा निकलेगी लंब के ही दिशा में तो दोनों एक दूसरे के समानांतर होगा, तो थीटा का मान 0 डिग्री होगी। अगर इस सतह का दिशा है और बल रेखा इधर गुजरेगी तो दोनों का रिलेशन 90 डिग्री का होगा, तो इसके बाद भी क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फिर से एक बार हम कल्पना करते हैं कि सबसे पहले सतह के बारे में समझे, फिर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। इससे रेखा निकलेगी, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्या मान लिया जाए, देखिए ये मेरा तलहटी है, ये सतह है और इस सतह का जो लंब होगा वो ये होगा। इस मेरा तलहटी है, बंद पृष्ठ है, इसकी सतह का लंब ये होगा, यानी इसका दिशा पूछेगा तो एक है। लेकिन अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी से बल रेखा निकल रही है, तो ये बल रेखा है और इसका जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। इसके बीच जो कोण बनेगी वो 0 डिग्री होगा, और जब 0 डिग्री होगा तो cos 0 का मान क्या होता है, 1 होती है, इसका वैल्यू 1 होगा। लेकिन अभी जो बल रेखाएं हैं इस सतह के इस तरह से न गुजर करके अगर ये इस तरह से गुजरे तो इसके और इसके बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री होगा। ऐसे स्थिति में विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। अगर ये रेखा इस तरीका से गुजरे, इस तरीका से गुजरे तो फिर इसके इस सतह इस तरह से इस गुजर रहा है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, फिर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 का मान 0। अगर इस तरह से निकले 90 डिग्री, इस तरह से निकले 90 डिग्री। तो मैं समझाने का प्रयास किया कि ये जो डायरेक्शन सतह का है और निकलने वाली जो रेखा है वो रेखा आखिरकार कैसा है, पकड़ना यही है कि दोनों का जो डायरेक्शन किधर है, या तो डायरेक्शन निकलेगी इधर, अगर बल रेखा इधर निकलेगी, ये निकले एक दूसरे के विपरीत होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। और जब 180 डिग्री का कोण बनेगा तो cos 180 का मान होता है -1, इसका मतलब ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स हो जाएगी। थोड़ा सा ये कल्पना करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा देखिएगा बेटा, ध्यान देना। मान लिया जाए कि कोई मेरा बंद सतह है, ठीक है, बल रेखा यहाँ से गुजर रही है, जा रही है। अब यहाँ से पता चलता है कि बल रेखाएं इस तरह से जा रही है, जैसा कि सब बल रेखाएं जा रही है। तो यहाँ पर देखिए ये सतह है, ये सतह का दिशा ये होगा, चलिए ये सतह का दिशा होगा, ठीक है, और ये बल रेखा की दिशा होगा, और दोनों एक साथ कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री। चलिए तो यहाँ पर ही 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो विद्युत फ्लक्स को अगर इसमें हम भर दें विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ पर देखिए फाई ई बराबर ई डी ए, यहाँ पर हो जाएगा cos 0, तो हो जाएगा ई डी ए cos 0 का मान 1, तो फाई ई बराबर होगा ई डी ए। चलिए ये धनात्मक हो गया कब, जब जिस डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही थी और उसी डायरेक्शन में सतह का डायरेक्शन था। चलिए समझ में आ गया होगा। कल्पना यहाँ करें, यहाँ यदि कल्पना करते हैं तो मेरा ये जो बंद पृष्ठ है ये बल रेखाएं जा रही है और यहाँ से ये निकल रही है, तो इसकी डायरेक्शन बल रेखा की अंदर की है और इसकी जो डायरेक्शन जो समतल सतह था उसकी बाहर की ओर है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है यानी दिशा एक दूसरे के विपरीत है, यानी इस स्थिति में कार्य कर रही है, इस स्थिति में कार्य कर रही है। यहाँ पर जो कोण बनेगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस सतह का अगर हम विद्युत फ्लक्स की कल्पना करें, इस सतह का विद्युत फ्लक्स की कल्पना करें तो क्या मेरे को मिलेगा, फाई ई बराबर ई ए ई डी ए कॉस
ई डी ए, यहाँ हो जाएगी 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे ई डी ए, सॉरी cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, -1। चूंकि cos 180 डिग्री का मान भरते हैं, cos 180 डिग्री का यहाँ पे मान भरते हैं, तो मेरे को क्या मिलता है, cos 180 डिग्री -1। तो फाई ई जो मिला माइनस ई डी ए और गुना करेंगे तो सेम रह जाएगी। चलो अब यहाँ पर बात क्या बना भाई, यहाँ पर हम लोग के क्या मिला कि यदि डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो तो जो फाई ई का जो मान होगा वो नेगेटिव होगा ई डी ए, यानी विद्युत फ्लक्स का मान समान डायरेक्शन में धनात्मक होती है, और अगर डायरेक्शन समान नहीं होगा तो ऋणात्मक होगा। तो हम लोग से प्रश्न करेगा कि विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक कब होता है और विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक। तो जब सतह का दिशा बल रेखा के दिशा के विपरीत हो तब विद्युत फ्लक्स का जो मान होगी वह ऋणात्मक होगा, लेकिन जब सतह का दिशा और बल रेखा की दिशा दोनों समान हो तब विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। अब यहाँ पे बात आती है, तो एक तरह से ऐसे समझिए कि जब बंद वक्र पृष्ठ में अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है तो जिस तल से वो प्रवेश करती है उस तल का विद्युत फ्लक्स ऋणात्मक, और जिस तल से बल रेखाएं निकलती है उस तल पर विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक होता। अगर यहाँ पे कल्पना करें बाबू, यहाँ पे कल्पना करें तो ये तो डायरेक्शन इसकी है ना, तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो फ्लक्स ई का मान होगा वो 0 होगा, और इस सतह पर भी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा 0। चलिए, तो हमने क्या देखा बेटा कि जो विद्युत फ्लक्स जो होती है उसकी मान ये होता है, और इसमें क्या बताया कि विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक और विद्युत फ्लक्स का मान ऋणात्मक कब होता है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा कल्पना करते हैं इसके बाद गॉस प्रमेय की। जो गॉस प्रमेय में इसका योगदान सबसे बहुत बड़ा है। अगर विद्युत फ्लक्स है तो गॉस प्रमेय है, विद्युत फ्लक्स नहीं है तो गॉस प्रमेय का कल्पना नहीं किया जा सकता है। तो गॉस प्रमेय क्या कहते हैं गौ जी, अब उसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, समझ में आया? सोनाली समझ में आ रहा है जी? ना बोलती हो, बोलो यस। चलो यस। अब चलते हैं, तो गॉस प्रमेय क्या कहता है भाई, थोड़ा सा देखते हैं। गॉस जी के प्रमेय। तो गॉस जी कहे कि अगर किसी बंद पृष्ठ से जो बल रेखाएं गुजरती है उसकी जो संख्या होगी वह संख्या पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के 1/ε गुना या गुणनफल के बराबर होता है। हमने क्या बताया, कोई बंद पृष्ठ है, ये बंद पृष्ठ से जितनी बल रेखाएं निकल रही है 2, 4, 10 जो भी निकल रहे हैं उसकी जो संख्या होगी तो इसमें जो आवेश होगा वो आवेश के 1/ε गुना के बराबर होगा। ऐसे समझो, ऐसा कहा जाता है कि गॉस प्रमेय का एक रिश्ता है। किसका रिश्ता है? तो विद्युत फ्लक्स और आवेश के, यानी विद्युत फ्लक्स और आवेश के संबंध को बतलाता है, उसी को हम गॉस प्रमेय कहते हैं। क्लियर हुआ? पहले बात फिर समझे। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या आवेश के 1/ε0 के गुना के बराबर होता है।
या विद्युत फ्लक्स आवेश के संबंध, विद्युत फ्लक्स और आवेश के संबंध को हम क्या कहते हैं? गॉस परिमेय। चलिए क्लियर हो गया। अब आगे देखेंगे। सोनाली यहाँ पे देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो विद्युत फ्लक्स को मैंने यहाँ पे क्या लिया, तो ये थोड़ा सा फिगर बनाएंगे। चलिए एक फिगर की बात करते हैं। ये फिगर है, ये जो आकार है इसके पास मैंने क्यू आवेश ले लिया, ये आवेश प्लस है, ये बेटा बल रेखा निकलेगी, बल रेखा निकलेगी, ये बल रेखा निकलेगी। यहाँ पे अगर कल्पना करें ये छोटा इलाका है, यहाँ से इसकी जो दूरी होगा वो आर होगा, और इसको मैं पी मानता हूँ। इसकी जो कल्पना करते हैं इसका होता है ई, और अगर यहाँ पे छोटा बात करते हैं तो इसको मैं ले लेता हूँ थीटा, और इसकी जो एरिया है ये देख रहे हैं, इस एरिया को मैं मानता हूँ डी ए, चूंकि डी ए जो होगा अल्प वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ के साथ कुछ न कुछ कोण बन रहा होगा, यहाँ पर मैं मानता हूँ डी डब्ल्यू। चलिए डी डब्ल्यू हो गया, ए आर भी हो गया, यहाँ पे थीटा कोण बनाएगा। अभी मैं बताया था बल रेखाएं हैं और सतह का कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा, तो मान लिया जाए कि सतह का डायरेक्शन है, तो सतह का डायरेक्शन और बल रेखा के साथ कुछ न कुछ कोण बनेगी, और जो कोण बनेगा उस कोण को क्या करेंगे? मान रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ही देखा जाए तो यहाँ पर ही ओ मानते हैं, इसको जगह पर मैं क्या मानता हूँ? ओ मानता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो डायरेक्शन है किधर है? डायरेक्शन है ओ से पी की ओ, इसका डायरेक्शन क्या है? ओ से पी की ओर। थोड़ा सा एक बात देखेंगे, तो पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर लेंगे। अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करते हैं तो क्या मिलता है? E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो फिर होता है Q/r²। इसको थोड़ा देरी के लिए हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, लेकिन फिर देखें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पहले प्रूव किए थे, तो थोड़ा सा समझने के प्रयास करके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते किसे हैं? बेटा दो, मान लिया जाए कोई आवेश है, ये आवेश प्लस है, तो इसकी चारों ओर कुछ न कुछ इसका प्रभाव होगा। प्रभाव क्या होगा? तो ये अपने के इतना चारों ये जो परीक्षण आवेश देख रहे हैं इसको क्या करेगा? टिलेगा। तो इस पर एक बल लगाएगी मूल आवेश, और ये जो होगा इसके निष्पाती होगा। यानी ऐसे समझे तो E बराबर होता है F/Q, जहाँ पर क्या है? परीक्षण आवेश है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर मूल आवेश के द्वारा लगाए गए बल आवेश के निष्पाती होता है, जिससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मेरे को मिल गई। आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? सुना ले, बोलो ना बोलेगी। अब यहाँ पे देखें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम देख लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स बराबर जैसा कि आप देख रहे हैं E डी ए कॉस थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कुल विद्युत फ्लक्स। अगर विद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से सूचित कर दे, विद्युत फ्लक्स को फाई ई से सूचित कर दे, और यहाँ पे कुल विद्युत फ्लक्स लिख रहे हैं या इंटीग्रेशन कर दे तो कोई इतराज नहीं है। तो मेरे को क्या मिलेगा? अगर इसको हम इंटीग्रेशन कर दें और यहाँ पे वक्र पृष्ठ बना दे, मतलब बंद बना दे, क्या है? ये बंद है, बंद वक्र पृष्ठ है। ठीक, तो क्या मिलेगा? E डी ए कॉस थीटा।
यहाँ पर देखेंगे फाई ई बराबर इसकी मान को अगर हम रख दें जैसा कि देख रहे हैं तो क्या मिलेगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर। फिर क्या होगा डी ए हो जाएगा कॉस थीटा। एक काम कीजिए आर को अंदर छोड़ दीजिए और इतना को हम बाहर निकाल लेते हैं कांस्टेंट राशि। तो यहाँ पर क्या मिलेगा फाई ई बराबर 1/ नहीं बल्कि क्यू को ले लेते हैं साथ 4 पाई इप्सिलॉन 0। अब क्या अंदर में बचेगा डी ए कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर। चलिए यहाँ पे फाई ए को हम देखते हैं तो इतना का वैल्यू होता है डी डब्ल्यू। फाई ई बराबर क्या होता है तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन करेंगे डी डब्ल्यू सॉरी इसको साथ ही लिख लेना चाहिए था, लिख लेते हैं क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन 0 और इसका वैल्यू होता है डी डब्ल्यू क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन 0 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ डब्ल्यू होता है फाई ई क्यू बटा 4 पाई इप्सिलॉन 0। इसका जो मान होती है वो होता है 4 पाई। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 पाई। अगर 4 पाई से हम 4 पाई को हटा दूँ तो फाई ई बराबर मुझे क्या मिला क्यू बटा इप्सिलॉन 0। यही तो गॉस प्रमेय था, इसी के लिए तो इतना ऊंचा रहे थे। तो हमको क्या करना पड़ा बस सिंपल तरीका। यहाँ पे पी बिंदु पर मैंने कल्पना किया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने इसे रख लिया, ये लिखा विद्युत फ्लक्स को यहाँ पे मैंने देख लिया था इतना होता है तो हमने लिख दिया टोटल विद्युत फ्लक्स यानी कुल विद्युत फ्लक्स के लिए मैंने इंटीग्रेशन लगाया। इसका इंटीग्रेशन करके सेम वही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने क्या किया ई का मान जो यहाँ पे देख रहे थे मैंने यहाँ पे डाल दिया तो ये मिला। तो मैंने क्या किया आर को उधर छोड़ दिया और बाकी को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया। इतना के बारे में देखा गया तो इसका जो वैल्यू होता है डी डब्ल्यू होता है और जब डी डब्ल्यू होता है तो डी डब्ल्यू का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो खाली डब्ल्यू होता है और जो डब्ल्यू का मान होता है वो 4 पाई होता है और जो 4 पाई से 4 पाई अगर हम हटा दे तो फाई ई बराबर क्यू बटा। यही था गॉस। और ये बार बार बिहार बोर्ड में 5 नंबर में पूछता है। अब यहाँ पे देखेंगे हमने देखा गॉस प्रमेय मिल गया, विद्युत फ्लक्स मिल गया। अब बच रहा है क्या गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आराम से हम लोग कर लेंगे। बस ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप लोग बस बने रहिए, देखते रहिए, नहीं समझ में आएगा उसके बाद आपने बोलेंगे आएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। अब मैं फिगर पाता हूँ, गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग देखते हैं। क्या देखते हैं तो लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, क्या मैं लिख रहा हूं से देखो, जब बिंदु गोले के बाहर, समझो बाहर कोई बिंदु ले रहा है और इस बिंदु को कल्पना कर रहे हैं कि गोला के बाहर, मतलब गोला पर आवेश हो लेकिन गोला के बाहर। यहाँ देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। मान लिया जाए ये कोई गोला है, इस गोले पर प्लस आवेश है, इस गोले पर मैंने प्लस आवेश रख दिया। अब बात करो, गोला बना होगा तो इसकी त्रिज्या तो कुछ रहा होगा, इसकी त्रिज्या मान लो बड़ा आ रहा है। अब लिखा हुआ जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो, बाहर का मतलब कि यहाँ पे कल्पना कर रहे हैं तो यहाँ से इसकी जो दूरी होगी, ये जो दूरी देख रहे हैं इसको मैं आर मान लेता हूँ। जिस सतह पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है उसको मैं गॉसीय सतह बोलता हूँ। तो चलो इसको मैं इस तरह से इसको मैंने बना लिया, इसको मैं गॉसीय सतह करता हूँ।
अब चलो यहाँ पे मैंने P की कल्पना करता हूँ या P में मान लेता हूँ। तो इसका जो विद्युत यहाँ पे प्लस आवेश है, जैसा कभी मैंने बताया, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये बाहर क्यों निकलेगी ना, तो बाहर क्यों निकलेगी, इसको मैं इस तरह से आयरो लगा देता हूँ, इसको मैं ई मानता हूँ। अब चलिए कल्पना करें कि आवेश से तो चारों दिशाएं में फुटबॉल के चारों ओर बल रेखा निकलेगी ना, प्लस आवेश है ना, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर कल्पना करें तो ये जो है इसकी सतह है, ये गोले का सरफेस है, तो इसकी और इसकी डायरेक्शन दोनों सेम है। तो जब इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम होगी तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का जो थीटा होगा वो थीटा बराबर 0 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दिशा में चलती हैं तो दोनों रेखाएं के बीच जो कोण बनता है वो 0 डिग्री होता है। मैंने 0 डिग्री देखा। आगे यहाँ पर चलिए, अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और क्या निकालेंगे, गॉस प्रमेय को यहाँ पे निकाल के देखेंगे और दोनों समीकरण को इक्वल करेंगे। हमारी जो आंसर आएगी वही आंसर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी कहाँ, P बिंदु पर। अब देखो यहाँ पे जो आवेश डाला गया है, अगर मैं चाहूँ तो प्लस क्यू आवेश से हम दर्शा सकते हैं। क्योंकि आवेश कितना मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम क्यू मान लेते हैं तो क्यू का कोई मान नहीं निकलता है, बड़ा भी सकता है, छोटा भी सकता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान देना, फाई ई विद्युत फ्लक्स, तो फाई बराबर लिखेंगे ई। बेटा ध्यान देना, अगर ये छोटा इलाका कल्पना करते हैं, ये इलाका लेते हैं, इतना एरिया लेते हैं, अल्प क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी ए। लेकिन ये पूरा फुटबॉल की जब मैं बात करता हूँ, पूरा फुटबॉल की जब मैं बात करता हूँ तो उसके लिए होता है क्या, खाली ए। तो यहाँ पर ए लिख दूँ, कोई इतराज नहीं। डी ए भी हम लिख सकते हैं, डी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे कॉस थीटा निकालेंगे, 0 डालेंगे, वैल्यू मान 1 मिलेगी, और जब 1 मिलेगी तो पुनः लास्ट का रिजल्ट यही मिलेगा। इंटीग्रेशन लगाएंगे फिर यही मिलेगा। ये बात को समझ लो कैसे भाई। तो अगर मैं चाहूँ तो फाई ई बराबर लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस 0, डायरेक्शन सेम। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ई डी ए गुने 1, ई डी ए। चलो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बाहर निकल जाएगा तो खाली बचेगा ई और ए, मतलब फाइनल रिजल्ट यही मिलेगा। लेकिन हम लोग को बस समझना यही है, मैं यही बात बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे सीख जाएंगे कि अगर छोटा बात करते तो डी ए लेते, छोटा बात करते तो क्या लेते, डी ए लेते। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ पूरे के पूरे वक्र पृष्ठ का मैं बात कर रहा हूँ कि पूरे वक्र पृष्ठ से कितना बल रेखाएं गुजरेगी। तो यहाँ पर मैंने क्या करूँगा, फाई ई बराबर ई, इसका जो गोला इसका वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैं मानता हूँ समीकरण फर्स्ट। बेटा देख लेना, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ 3 लाइन लगी हुआ है, 3 लाइन मात्र हुआ है, 5 लाइन में आपको प्रूव कर दूंगा। आगे चलिए, अगर यहाँ पे देखिए गॉस प्रमेय, तो बेटा गॉस प्रमेय अभी यहाँ पे निकाल के रखा हूँ क्या ये, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन, इसको मैं मानता हूँ समीकरण। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया, ये कमान दोनों सेम है, इतना के बराबर हम इतना लिख सकते हैं। तो मेरे को क्या लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड ना भी लिख सकते हैं, है ना। तो इतना क्यों मिला, तो ई बराबर क्या होगा, क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन 0, यानी इसको सजा के लिखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 सब रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू बटा आर स्क्वायर। बाबू यही था गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, कितना सिंपल था, हमने किया था कि यहाँ पे
इसका हम विद्युत फलक से निकालें। जब इसका विद्युत फलक से निकाले तो मेरा विद्युत फलक से मेरा मिला ये, ताकि तो विद्युत फलक ई ये होता है। तो ए का मान अगर हम इसका कल्पना करते तो डी ए लिखते, लेकिन हम पूरे पृष्ठ की तुलना कर रहे हैं तो पूरा पृष्ठ बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो एक जगह पर मैंने लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो चलिए इसको मैंने मान लिया समीकरण था। गॉस प्रमेय से मैंने क्या देखा कि फाई ई बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। बेटा जब ई के बराबर ई होगा तो बोलो ई के बराबर ई होगा कि नहीं। इसको तुलना किया, इतना के बराबर ये जो कैलकुलेशन करके रिजल्ट मिला ये यही था गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। चलिए अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि यदि ये जो बिंदु देख रहे हैं अगर इस बिंदु को यहाँ पर लावे सतह पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे जब बिंदु गोले पर हो। तो थोड़ा सा कल्पना करते हैं, एक मतलब हुआ कि जिस पर प्लस है इस पर प्लस है तो यहाँ पर हम पी लाया और ये मेरा पहले से आर था और ये जो आर था ये छोटा सिकुड़ गया, इसको छोटा बना लिया ये प्लस। तो बाबू ये यहाँ कुछ हो गया आर बराबर ए बढ़ गया, एक बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो और क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए ये भी मेरा मिल गया कि जब बिंदु गोले पर हो तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। लेकिन कहता है अगर लिख रहे हैं जब बिंदु गोले के अंदर हो, कल्पना करें कि मान लीजिए ये गोला है, इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, इस पर प्लस है, इस पर प्लस है। इसकी त्रिज्या ये पहले से हम आर बना रखे थे, सबका त्रिज्या आर है और यहाँ पे कल्पना करें एक गोशीय सतह बनेगी, इसकी जो त्रिज्या आर होगी, इसका मतलब कि आर छोटा होगा बड़ा होगा। तो इसका मतलब यहाँ ई बराबर क्या होगा, ई की कल्पना करते हैं, ई बराबर जो मान मिलेगा वह मान होगा क्या जीरो। कैसे होगा जीरो, इसके अंदर कोई आवेश की कल्पना नहीं किया गया है। तो यहाँ पर फिर से देख लीजिए, चलिए ठीक है। तो कोई कल्पना नहीं किया गया है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो गुने क्यू का मान जीरो होगा, बटा होगा इसमें लिख दीजिए आर माइनस, देख लीजिए तो यहाँ पर क्या होगा ई बराबर जीरो। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आवेश की कल्पना नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कितना सिंपल में बन गया, बस देखते रहिए। अब चलते हैं चलते हैं भाई। तो अब लिखते हैं कि एक बेलनाकार अनंत लंबाई का कोई तार लेंगे। तार कैसा होगा, अनंत लंबाई का तार होगा। और जब अनंत लंबाई का तार होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी उसको मैं कल्पना करूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अनंत लंबाई के तार होगा। अनंत लंबाई के कुछ होगा तार होगा और उस पर क्या होगा अनंत लंबाई के तार होगा। ऐसे मैं लिखता हूं, इसको छोटा कर दूं, सुनाइए इसको छोटा करूं कुछ। चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को रोकता हूं और बैठो। चलिए अब हम लोग देखेंगे, लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं।
चलिए पीला लेके आते हैं, लिखते हैं। अनंत लंबाई के आवेशित तार के नजदीक अनंत लंबाई के आवेशित तार के नजदीक किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल्पना करो कि अनंत लंबाई का तार ले रहे हैं और उसके नज़दीक कोई बिंदु होगा। उस बिंदु पर हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। चलिए तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये तार है, देख रहे हो, ये तार है। ये जो तार है, इस तार पर हम +4 या +4 है, कल्पना करें, और इस तार की लंबाई अनंत है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, तार की लंबाई अनंत है। इस पर क्यू आवेश चलिए आरोपित है, ये क्यू आवेश आरोपित है। लेकिन कल्पना करते हैं, इस पर जो आवेश होगी इसके एकांक लंबाई में, ये समझना होगा, सबसे बड़ी बात यही है। अच्छा पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसके समानांतर एक हम बेलन की कल्पना करते हैं, बेलन की कल्पना करते हैं। अब देखिए यहाँ जो तार होगी, इस तार से इसकी दूरी r होगी, और इसकी जो बल रेखा होगी, वो बल रेखा की जो दिशा होगी ये है, और इस सतह का भी जो दिशा होगा ये भी यही होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका जो दिशा होगा ये ई के क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ से पता चला है कि इसका जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। चलिए थीटा 0 डिग्री होगा। यहाँ पे कंफ्यूज मेरी बात चल रही है कि इसका डायरेक्शन ई होगा या ई होगा, ई नहीं होगा तो क्यों नहीं, ये होगा तो क्या होगा। एक बताओ सीखिए, यहाँ पे जो आवेश लगाया, इसकी जो तार की लंबाई है, मैंने अनंत पहले ही बोला, तो कल्पना करेंगे कि इसके अंदर, यानी किसके अंदर, ए बी सी डी, ए बी सी डी के अंदर आवेश कितना होगा, इसके अंदर आवेश कितना होगा, आवेश की बात करें तो इसके अंदर आवेश की मैं बात करता हूं, तो ये जो तार देख रहे हैं, इस तार का जो एकांक लंबाई होगा, एकांक लंबाई होगा, उसमें जो आवेश होगा, उस आवेश को मैं लैम्डा मानता हूं। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा कि इसकी एकांक लंबाई, एकांक लंबाई में आवेश को मैंने लैम्डा मान लिया। तो सोच के देखिए, एकांक लंबाई का मतलब ऐसे समझे कि मान लिया एक तार है और इस पर प्लस आवेश है, और इस तार की कल्पना करें कि ये 100 मीटर है, 100 मीटर है, तो और इसकी 100 मीटर की लंबाई है, तो 1 मीटर में 1 लैम्डा आवेश है, तो इसकी 5 मीटर में कितना आवेश होगी, तो 1 × 5 होगा, 5 कूलम आवेश होगा। तो हमने क्या किया कि एक मीटर या 1 मीटर लंबाई में आवेश लैम्डा है, और जितना इसकी लंबाई होगा उससे हम गुना कर देंगे तो कुल आवेश की मान निकल जाएगी। वही मैंने बात यहाँ किया कि प्रति एकांक लंबाई में यदि हम लैम्डा आवेश की कल्पना करें, और यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है वो एल है,
यदि एल से हम गुना कर दें, एल से यदि हम गुना कर दें तो इसका जो बंद सतह का निर्माण जो हम कर रहे हैं उस सतह के अंदर जो आवेश होगी वो लैम्डा एल होगी। तो इसके अंदर हम लैम्डा एल आवेश की अगर हम कल्पना कर लिए, हमारा डायरेक्शन ये होगा सतह का, और ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं के डायरेक्शन होगा, तो हम यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या निकलेगा अब यहाँ पे देखेंगे, फिर समझने का प्रयास करें। हमने क्या समझाने का प्रयास किया कि इसके अंदर आवेश उतना नहीं होगा जितना इसके क्या होगा, इसके अंदर प्रति एकांक लंबाई में जो आवेश होगी उस एकांक लंबाई में एल से गुना कर देंगे, वही बंद वक्र पृष्ठ के अंदर क्या होगा आवेश होगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। क्या भाई, लिखेंगे गौसीय सतह ए बी सी डी के अंदर आवेश लैम्डा एल होगा। चलिए अब ये लिखेंगे फाई विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स बराबर था ई डी ए कॉस थीटा, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ थीटा का मान 0 होगी, इसकी मान पूरा 1 होगा। ये जो होगा अगर हम कल्पना करें छोटा वक्र पृष्ठ के तो डी होगा, लेकिन पूरा एकदम बेलन की कल्पना करें तो यहाँ पर हो जाएगा खाली ए। तो हम क्या करते हैं कि इसकी कल्पना हम करते ही नहीं हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, इसकी डायरेक्ट लिखते हैं ए। अगर यहाँ पे फाई ई होगा, यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा, तो इसके बराबर होगा, क्या होगा, तो ई ए 2 पाई आर, ई जो एच होगी तो एल का ऊंचाई का काम करेगा, तो हो जाएगा एच का है, तो हम ये बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर। चलिए इसको मैं मानता हूँ इक्वेशन। अब यहाँ पे देखें लिख सकते हैं गॉस प्रमेय से, तो गॉस प्रमेय से क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर होता है क्यू बटा इप्सिलॉन जी। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, क्यू बटा इप्सिलॉन 0, और यहाँ पे कुल आवेश जो लिए हैं वो आवेश कितना है लैम्डा एल। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लैम्डा एल बटा इप्सिलॉन 0, और पोस्ट वैल्यू चूंकि क्यू बराबर लैम्डा एल। चलिए इसको मान लो समीकरण ई इक्वल है, इसका तुलना हम यहाँ से करेंगे, तो यहाँ मिलेगा 2 पाई आर एल बराबर होता है लैम्डा एल बटा इप्सिलॉन। अगर एल से एल इसको हम हटा दें तो ई बराबर मेरे को क्या मिलेगा, लैम्डा बटा 2 पाई आर इप्सिलॉन 0। ये पूरा यहाँ पे देखो यहाँ पे आएगा, इसीलिए ई बराबर क्या मिलेगा, ई बराबर मेरे को मिलेगा, थोड़ा सा कल्पना करें, इसको सजा कर लिख दे तो लिखेंगे 1 बटा 2 पाई इप्सिलॉन 0। याद बच गया, ये लैम्डा बच गया, इसको हम लैम्डा को रखेंगे और बटा लिखेंगे। अब यहाँ से क्या होगा, यही हमारा था कि जब गोलीय सतह होगी यानी जब बेलनाकार सतह होगा तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। देखिए दोस्त कितना इजी था, हमने बस 2 बात किया कि अगर वक्र पृष्ठ लेना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डी ए कोस थीटा, लेकिन हमको तो एक डिब्बा का कल्पना करना है, गोल बेलन का कल्पना करना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो 2 पाई आर एच होता है, ये होता है, लेकिन इसके जगह पर मैंने क्या कर दिया है, एल रख दिया,
अगर एच और एल में कोई दिक्कत नहीं है, एल लंबाई है और एच ऊंचाई है, लेकिन लंबाई को ही ऊंचाई कहा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एच था, हमने यहाँ पे लिखा, एक से मैंने क्या काट दिया, कहा ये बराबर 2 पाई आर एल होता है, कोई दिक्कत। अब चलो, अब मैं लिखता हूँ, अब मैं प्रूव करता हूँ। अब अनंत अनंत समतल समतल आवेशित चालक चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान रखें, यहाँ पर देखेंगे कि समतल चादर है, चादर की लंबाई या चौड़ाई देखा जाए तो अनंत है। तो ऐसे देखें, एक रेखा ले लिया और यहाँ पर एक रेखा लिया, तो कैसे काम बनेगा, यहाँ पर ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर इस तरह से ले लीजिए, यहाँ पर इस तरह से ले लिए, और इस पर प्लस है, ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोच बनाइए, इसका बस वही समस्या पैदा करेगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, सतह का डायरेक्शन किधर होगा और बल रेखा की दिशा किधर होगा। अगर दोनों समझ में आ गया तो आसानी से बस मिनटों में बन जाएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो ये नहीं बन पाएगा। चलिए, यहाँ पर मैंने ले लिया, इसकी कल्पना मैंने किया। अब यहाँ पर देखिए, ये कहता है कि ये जो बेलन देख रहे हैं यही पे समझना होगा। तो यहाँ पे एक दूसरे के जैसे क्या मैं करूँ, क्या मैं करूँ, मान लिया जाए कि एक तलहटी मेरा है और इस तलहटी पर ये मार्कर इस तरह से रखा हुआ है इसका, तो इस पर मेरा अगर इस पर आवेश है तो इस सतह का डायरेक्शन ऊपर होगी, और इस पर एक गिलास के जैसे ऐसे मैं रख दूं तो इसका भी रेखा इधर होगी, यानी बल रेखा भी इधर होगा, बल रेखा भी इधर होगा, और इस सतह का डायरेक्शन भी इधर होगा। हम समझा रहे हैं, लेकिन वो चीज़ मेरे पास नहीं आ रहा है। फिर से सुनेंगे, ये जो चादर है ये चादर अनंत है और इस पर आवेश फैला हुआ है, लेकिन किसी एक जगह पर एक बेलनाकार नली के जैसा इस पर हम आरोपित कर दिया, तो इसका जो आवेश होगी तो यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, और कल्पना करें कि P बिंदु पर यहाँ कल्पना करें तो इधर भी इसका डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ से भी होगा, इसको भी हम P बिंदु पर कल्पना करते हैं। लेकिन ये जो चार्ज है, ये चार्ज की जो हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में कल्पना करें तो ये अनंत है, लेकिन इसके एकांक आयतन में जो आवेश की मान होगा उसको मैंने क्या कहा, इसको सिग्मा से दर्शा दिया। ध्यान दें, क्या बोले, ये सिग्मा मैंने ले लिया, इसकी जो चार्ज है, जो आवेश है एकांक आयतन में, तो मैं लिख दें एकांक, गलत होता है, एकांक आयतन में आवेश मान लीजिए सिग्मा, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ये नहीं पता चल रहा है हम लोग के इसका डायरेक्शन क्या है क्या नहीं है। अच्छा देखिए, यहाँ पे बात करूँ, देखेंगे ये सतह है,
पूरा चादर है, ये मेरा बेलन है, ऐसे रख दो तो इसका डायरेक्शन देखो ये होगा इस सतह का, और इसको मैं ऐसे आरोपित कर दूं तो इसका जो रेखा निकलेगी तो चौपट्टी निकलेगा, यह चादर अनंत है, इधर तो रेखा कहाँ जाएगा मुझे कोई पता नहीं, लेकिन इससे जो रेखा निकलेगी इस तरीका से तो इस सतह का भी लंब यही होगा, और ये जो बेलन लिए हैं ये बेलन के क्या होगा, वक्र पृष्ठ से न गुजर करके बेलन के वृत्तीय तल से गुजरेगी। चूंकि अगर ये वक्र पृष्ठ इधर निकलेगा तो इधर निकलेगा तो इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन इधर निकलेगा तो 0 डिग्री कोण बनेगा। अगर ऐसा निकाल दे इस तरह से इसे अंदर से होकर के तो 0 डिग्री कोण बनावेगा, एक मतलब इस सतह से निकलेगी और फिर इस सतह से ही बल रेखा निकलेगी। तो हम इसको कल्पना करते हैं दो तल का, और ये जो तल है, ये जो तल है वृत्ताकार तल है, और ये जो चादर देख रहे हैं इसके दोनों क्या समांतर है। तो रेखा निकलेगी, इससे निकलेगी, तो अगर ये P बिंदु की कल्पना करें तो इसको मानते हैं P, तो इसको मानते हैं P डैश, इसको P मानते हैं तो इसको क्या मानते हैं हम P डैश मानते हैं। तो चलिए थोड़ा सा फिर मैं इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, बस 2 मिनट। चलिए इधर देखेंगे तो हम यहाँ पर बनाएंगे कुल विद्युत फलक से अगर हम निकाल दिए तो विद्युत फलक से बराबर होगा, अगर यहाँ के बारे में देखा जाए तो बेटा डी ए यू होगा प्लस इसकी से जो निकलेगी डी ए होगा। तो यहाँ पे फाई ई बराबर जब हम चलेंगे तो D2D A होगा। इसको मैं मानता हूँ समीकरण लास्ट। अब क्या मैं देखूंगा, अब मैं देखूंगा गॉस प्रमेय से, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय से फाई बराबर होता है, फाई बराबर होता है Q बटा एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर देखो कल्पना, यहाँ से जो आवेश निकल रही है सिग्मा है, तो इसके अंदर गॉसीय सतह के अंदर जो आवेश होगा वो बेटा होगा सिग्मा। कैसे होगा, अगर Q बराबर यहाँ पर देख ले कि गॉसीय सतह के जो गॉसीय सतह बनेगी इसके अंदर सिग्मा ये होगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा फाई ई बराबर यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन 0 समीकरण फर्स्ट। बेटा इसको हम तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे, और मेरा एक मिस्टेक हुआ कि यहाँ पर हम ई नहीं लगा रहे, ई चलेगा और यहाँ पर हो जाएगा ई। थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा मिटा देते हैं, क्लिक कर देते हैं। चलिए तो यहाँ पर बराबर क्या होगा 2 ए डी ए। तो चलो ये था मेरा समीकरण, क्या चीज फर्स्ट था। अब दोनों की तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा 2 ए डी ए बराबर सिग्मा ए एप्सिलॉन 0। ए से ए यदि कट गया तो क्या बचेगा, तो यहाँ पर ही बचेगा। एक बात और लिखेंगे, अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये भी हम बाहर निकाल लें, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत कर रही है, यहाँ पर हटाया नहीं, तो थोड़ा सा इसको रफ ही कर देते हैं पूरा जवाब। क्या लिखेंगे, कुल विद्युत फलक से क्या लिखेंगे फाई ई बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2E काय था, तो D के लिए हम लगा रहे थे तो छोटा मान था, D ये छोटा मान था, लेकिन D A को मैंने परिणत कर दिया कोची में, A में लगा दिया। या नहीं समझ में आता तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने में क्या मिलता है एक बार देख लीजिए। इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलता है, बार उसे कहाँ हो रहा है जी, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन 2E डी ए,
फाई ई बराबर टू ई ए। चलिए इसको मानो समीकरण तुलना करेंगे। अब यहाँ पे गॉस प्रमेय दिखाएंगे। ओहो लंबा हो गया गॉस प्रमेय। तो गॉस प्रमेय बराबर क्या होगा, फाई ई बराबर होगा, फाई ई बराबर होगा क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो। फाई ई बराबर होगा क्यू का मान हम यहाँ पे डालेंगे तो मेरे को क्या मिलेगा, वो मिलेगा सिग्मा ए बटा एप्सिलॉन जीरो। समीकरण सेकेंड तुलना करेंगे तो ई के बराबर ही होगा टू ई ए बराबर सिग्मा ए एप्सिलॉन जीरो। इसे चला गया, इसे चला गया तो हमको ई बराबर बच गया सिग्मा बटा टू ई एप्सिलॉन जीरो। सॉरी क्या बचा, टू एप्सिलॉन जीरो। देखो ई मैंने इधर रख लिया, ई को यहाँ मैंने रखा, टू इधर गया तो टू एप्सिलॉन जीरो। यही हम लोग होता है चादर के समीप कोई बिंदु लिया जाए, उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ा सा कल्पना करेंगे। यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर गए थे। क्या मिस्टेक किए थे कि यहाँ पे समझने में परेशान हुआ था। बेटा इसका जो तल होगी, इसका तल जो बल रेखा निकलेगी इससे निकलेगी, बल रेखा इससे निकलेगी और इसका दिशा भी वही होगा जो बल रेखा का होगा, इसका दिशा भी वही होगा जो बल रेखा की होगी। क्योंकि चादर अनंत है, पूरा लंबा है, तो लंबा है तो पूरा चादर लंबा तो ऊपर ही ना डायरेक्शन बनेगा, नीचे नहीं बनेगा, कोई दिशा में नहीं बनेगा। जब भी बनेगा तो चलिए तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए आज हम फिर देखेंगे, क्या देखेंगे कि समतल चादर के नजदीक विद्युत क्षेत्र, या इसी को कहे कूलाम का नियम तो चलेगा। कैसे होगा सर, यहाँ पर देखिए चलिए हम लोग जलेबी खा लिए हैं भाई, जलेबी खा के मैं फिर से शुरू किया हूँ। चलिए देख लेंगे। आज 26 जनवरी है और आज मैं वीडियो आप लोग के सामने बना रहे हैं, गरम गरम जलेबी खा कर के बना रहे हैं। आप लोग भी जलेबी खाए होंगे और मैं भी खाया हूँ। चलिए याद रहेगा कि मैं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग आज के हिंदी मैं यूट्यूब पर छोड़ा था। चलिए ठीक है देखेंगे। अब यहाँ पे क्या देखना है, थोड़ा सा सोच बनाना यही है कि मान लिया जाए, देख रहे हैं यहाँ पे एक कोई इस तरह से एक कोई चादर है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको मिला दें तो इस तरह से कोई बंद बक्सा की तरह बन जाएगा, बक्सा की तरह बन गया। कल्पना करें कि यहाँ से एक तल की कल्पना करते हैं। ये जो तल होगी, ये जो तल देख रहे हैं इस तरीका से होगा और ये जो तल होगा इस तरीका से होगा। ये तल ए अगर देखा जाए तो ए और बी इसकी क्या सतह है, इस क्या है ये इसकी सतह है। किसका सतह है, तो इस सतह की कल्पना करें ए और बी, यानी इतना देखा जाए तो इस तरीका से ये क्या है, तो ये तल है और इस पर एक समान रूप से आवेश फैला हुआ है। अगर इस तल की कल्पना करें तो ये तल ई तल के समानांतर है। अगर इस पर क्यू आवेश, अगर मैं मानूं कि क्यू आवेश से आवेशित है या इस पर क्यू आवेश है, तो इसके अंदर आवेश का कल्पना नहीं किया गया है कि जो बल रेखा निकलेगी यहाँ से जो दूरी होगा, यहाँ से आर दूरी पर है तथा इसकी डायरेक्शन ये होगी और इसका जो इलाका होगा, इसका जो एरिया होगा, ये जो सतह बन रही है इसको मैं डी ए कह दूँ। चलिए इसका जो तल का ये जो सतह है, इसका जो दिशा होगा वो इस तरीका से होगा। तो ई और इसका दिशा
अगर दोनों का कल्पना करें तो एक ही ओर है। तो जब एक ही ओर होगा तो दोनों रेखा के बीच जो थीटा बनेगी वह 0। तो चलिए यहाँ पर थीटा की कल्पना करते हैं तो ये भी 0 होगा, थीटा की कल्पना करते हैं तो ये 0 होगा, और इसका जो तल होगा यही होगा। तो चलिए हम क्या कहें कि यहाँ से जो आवेश इस तल पर जो देख रहे हैं फैला हुआ है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका जो बल रेखा होगा इधर की ओर होगा। इस तल जो होगा, ये जो तल होगा, इस तल का जो दिशा होगा, या इसका जिस पर हम कल्पना करें, सॉरी, इस पर जो तल का कल्पना कर रहे हैं, ये तल का भी दिशा दोनों का दिशा से समान होगा, एक होगा। तो थीटा क्या होगी, तो यहाँ से हम विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। तो विद्युत फ्लक्स से निकालेंगे कुल विद्युत फ्लक्स I E बराबर, तो क्या होगा, E D A। अब इसको मैं मानता हूँ समीकरण। अब कल्पना करें, क्या कल्पना करते हैं कि गॉस प्रमेय से क्या होगा, गॉस प्रमेय से क्या होगा, गॉस प्रमेय से ये हो जाएगा I E बराबर, अगर इसकी कल्पना कर दे प्रति एकांक आयतन में जो आवेश होगा, इसको भी मैं मानता हूँ सिग्मा, ये सिग्मा। तो जो हमारा जो इसका जो आवेश का कुल मान होगा, अगर इस स्थिति से एक स्टेप और आगे बढ़े तो यहाँ पर मेरे को होगा E A। तो थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ, आगे दिक्कत करेगी। क्या होगा बाबू, तो फाई E बराबर E। चलिए इसको मान लो समीकरण। अब यहाँ लिखते हैं गॉस प्रमेय से, तो क्या मिलेगा, फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। लेकिन ये जो आवेश Q है पूरा सतह पर है, लेकिन कल्पना कितना करना है हमको, गॉसीय सतह जो गॉस के अंदर है उस आवेश की कल्पना करते हैं। तो गॉस के जो अंदर आवेश होगा, अगर यहाँ देखें Q बराबर हो सकता होगा, छोटा सिग्मा लेंगे और यहाँ पे यही होगा। तो वही बात Q के बराबर हम भर देंगे, तो यह लेंगे सिग्मा A बटा एप्सिलॉन 0। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। आगे देखेंगे ये दोनों इक्वल है, इसके साथ तुलना करेंगे तो यही इक्वल होगा। क्या E A सिग्मा A बटा एप्सिलॉन 0। अब देखिए अगर यहाँ से हम A से E काट दें तो हमें मान मिलेगा, E बराबर जो मान मिलेगा ये सिग्मा और ये जो था इसी को हम लोग कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तथा इसे कूलॉम के नियम कहा जाता। दोस्तों ये जो था हम लोग के था गॉस प्रमेय, जैसा कि आपने डाला था, गॉस प्रमेय एवं गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत हम लोग आसानी तरीका से साधारण विधि से हम लोग का किए कि हम लोग यहाँ पर पहुँच गए। ये एक इसका गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग था। और एक बोर्ड की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक साल कुछ न कुछ इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो हमें विश्वास है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो आप हमें इसी तरीक़ा से दुलार प्रेम देते रहिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाने का प्रयास करूं। अगला वीडियो बनाने का मैं एनर्जी के साथ में बनाऊं, और आप लोग कमेंट करेंगे और थोड़ा सा सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।